गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हमने कल फर्स्ट फ्लाइट बुक के थर्ड लेसन टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का पहला पार्ट पढ़ा, जिसमें एक यंग सीगल, एक छोटे से समुद्री मुर्ग की पहली उड़ान के बारे में बताया गया। आज हम उसका सेकंड पार्ट द ब्लैक एरोप्लेन पढ़ने जा रहे हैं। ये भी एक उड़ान से संबंधित है, मगर ये एक अलग तरह की उड़ान है। ये कहानी फ्रेडरिक फोर्सिथ ने लिखी है और ये कहानी एक बड़ी ही रहस्यात्मक कहानी है। अब रहस्यात्मक कहानी किस तरह से है वो आप जब पढ़ेंगे तब पता लग पाएगा। बहुत बार आपने कभी दादा दादी या किसी दूसरे से कोई ऐसी कहानी सुनी हो जिसके आखिर तक हमें ये नहीं समझ में आ पाता कि आखिर इस कहानी में जो कुछ हुआ उसके पीछे रीज़न क्या था, वो कैसे हुआ। कोई भी कहानी इस तरह की बहुत सारे सवाल छोड़ जाती है। बिल्कुल वैसी ही कहानी हमारे सामने अब कौन सी है? द ब्लैक एरोप्लेन। अब ये कहानी शुरू करते हैं हम। इसमें कहानी एक पायलट की है, एक पायलट जो आसमान में अपना जहाज उड़ा रहा है। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी। बिहाइंड मीन्स पीछे। जो चांद है वो आसमान में पूर्व में ऊपर की ओर उठ रहा है रोशनी देने के लिए, लेकिन मेरे पीछे है। बिहाइंड पीछे है, जहाँ वो जहाज़ चला रहा है, जिस जगह से वो गुजर रहा है, चांद उसके पीछे है। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई। और जो तारे हैं वो आसमान में चमक रहे हैं अबव मी, मेरे ऊपर, यानी कि जहाँ से वो जहाज़ उड़ा रहा है उसके ऊपर है और सामने तारे चमक रहे हैं। देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई। क्लाउड बादल, आसमान में एक भी बादल नहीं है। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन। मैं बड़ा खुश था कि आसमान में मैं अकेला हूँ। हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। इस सोती हुई दुनिया, सोते हुए देश के ऊपर मैं अपना जहाज़ लेकर गुजर रहा हूँ और मैं इस समय अकेला यात्रा कर रहा हूँ। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। मैं फ्रांस से इंग्लैंड वापस जा रहा था और अपने जहाज़ में, जहाज़ का नाम क्या है? ओल्ड डकोटा। जहाज़ों के नाम होते हैं, जैसे अपने देश में उड़ने वाला एक बड़ा ही फेमस जहाज़ है MiG-21, अगर आपने सुना हो तो ऐसा ही कुछ। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे। अब मैं घर जा रहा था तो मुझे अपनी छुट्टियों के सपने आ रहे थे। इट मीन्स कि जब मैं घर पहुंचूंगा तो इस तरह से छुट्टियां बिताऊंगा। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। और मैं बड़ी उम्मीद कर रहा था कि अपने परिवार के साथ मैं एक बेहतर और अच्छा समय बिताऊंगा। आई लुक्ड एट माई वॉच। मैंने अपनी घड़ी में देखा 1:30 इन द मॉर्निंग। सुबह के 1:30 हो गए थे, यानी कि 1:30 बजा था। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। मुझे पेरिस कंट्रोल को जल्दी ही फ़ोन करना होगा। आई थॉट, मैंने सोचा। अब देखिए यहाँ पर जो ये आई शब्द आया है ये वो पायलट है जो ये हमें कहानी बता रहा है। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। मुझे जल्दी ही पेरिस कंट्रोल को फ़ोन करना पड़ेगा। आई थॉट, मैंने सोचा। एज आई लुक्ड डाउन पास्ट दी नोज ऑफ द एरोप्लेन। अब आप कहेंगे कि जहाज़ की नाक कैसे होती है? जहाज़ की नाक मीन्स जहाँ जहाज़ का सबसे आखिरी सिरा है, सबसे आगे का सिरा, उसे ही जहाज़ की नाक बोला इसने। कि जब मैंने उस जहाज़ के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट को देखा तो मैंने उसी वक्त सोचा कि मुझे अब कंट्रोल रूम को फ़ोन करना होगा। क्यों? क्या देखा मैंने वहाँ? आई सॉ द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। मैंने देखा कि मेरे सामने एक बड़े शहर में काफ़ी सारी लाइट्स जली हुई थी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड। मैंने तभी रेडियो ऑन किया और कहा, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088 हेयर। कि पेरिस कंट्रोल रूम। देखिए बच्चों, जब भी कोई जहाज़ आसमान में उड़ता है तो उसका सीधा सीधा संपर्क नीचे किसी कंट्रोल रूम से होता है। ऐसा आपने बहुत सारे सीरियल्स में या फिल्म्स में देखा होगा, हॉलीवुड फिल्म्स में ऐसा आमतौर पे होता है। और अगर आपको एक बड़ा ही दिलचस्प सीन याद हो, एक फिल्म आई थी धमाल। जी हाँ, बिल्कुल वैसे ही, जिसमें 2 लोग जहाज़ उड़ा रहे हैं और उन्हें जहाज़ उड़ाना नहीं आता
और वो कंट्रोल रूम को फ़ोन करते हैं और वो नीचे एक नए और बड़े दिलचस्प कैरेक्टर होते हैं, उनके साथ उसकी बातचीत होती है। धमाल ज़रूर देखें, उसमें कंट्रोल रूम का ही वो सीन है और वो बड़ा फ़नी सीन है। तो मैंने क्या किया, मैंने कंट्रोल रूम को फ़ोन किया और मैंने कहा कि पेरिस कंट्रोल, डकोटा DS 088 हेयर। तो सबसे पहले मैंने अपने बताया कि मैं कौन हूँ, किस जहाज़ से बोल रहा हूँ। कैन यू हियर मी, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं अपने रास्ते इंग्लैंड जा रहा हूँ। ओवर। देखिए, जब भी इस लैंग्वेज में बात करते हैं रेडियो के थ्रू, कंट्रोल रूम के ज़रिए, या जो आर्मी के लोग होते हैं फ़ौज में, जब उन्हें कोई संदेश देना होता है तो उसके लास्ट में वो ओवर ज़रूर बोलते हैं कि मेरी बात ख़त्म हो गई है, अब आप अपनी बात कहिए। तो आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं अपने रास्ते इंग्लैंड जा रहा हूँ। ओवर। तो अब मैंने कंट्रोल रूम से क्या कहा, मैंने कंट्रोल रूम को कहा कि मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, मुझे रास्ता बताएं। अब देखिए, नीचे तो हम जाते हैं, सड़क से जा रहे हैं तो हमें पता है कि पटियाला इधर है क्योंकि वहाँ पे साइन बोर्ड लगा हुआ है, चीका इधर है, गोला इधर है, या जो दूसरी सिटीज़ हैं उनको हम निशान दे देते हैं। लेकिन आसमान में तो ऐसा कोई निशान नहीं होता। तो इस तरह से जब रास्ता ढूंढना होता है तो कंट्रोल रूम से फ़ोन करके या कॉल पे पता किया जाता है कि मुझे किस दिशा में मुड़ना चाहिए ताकि मैं अपने सेफ डेस्टिनेशन पर पहुंच पाऊं। तो इसने फ़ोन किया कि मैं इंग्लैंड जा रहा हूं और क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हैं। इट मीन्स वो रास्ता पूछ रहा है। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। इमीडिएटली मीन्स तुरंत। रेडियो से आने वाली आवाज़ ने तुरंत मेरी बात का जवाब दिया और कहा, DS 088 आई कैन हियर यू। हाँ, मैं आपकी बात सुन पा रहा हूँ। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ। आपको 12 डिग्री पश्चिम में मुड़ना होगा। DS 088 ओवर। यानी कि उसने कहा कि अगर आपको इंग्लैंड जाना है तो आप 12 डिग्री पश्चिम में मुड़ जाइए। आई चेक द मैप एंड द कंपास। मैंने अपना मैप चेक किया और कंपास चेक की। कंपास क्या है? दिशा सूचक यंत्र। आसमान में जो पायलट होते हैं और जो समंदर में यात्रा करने वाले नाविक होते हैं, उनकी मदद के लिए ये एक बहुत ही अच्छा यंत्र है जो उन्हें सही दिशा में ले जाता है। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। और तभी एक जहाज़ में 2 फ्यूल टैंक होते हैं ईंधन के लिए, उड़ने के लिए, तेल के लिए। तो उसने अपना सेकेंड यानी कि दूसरा और आखिरी फ्यूल टैंक, ईंधन वाला टैंक यूज़ किया, उस पर स्विच ऑन कर दिया। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड इंग्लैंड। टर्न मीन्स मोड़ लिया। और मैंने अपने डकोटा जहाज़ को 12 डिग्री पश्चिम में इंग्लैंड की तरफ मोड़ लिया। क्या सोच रहे हैं मन ही मन? आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। तो अभी देखिए, थोड़ी देर पहले हमें क्या टाइम पता चला था कि 1:30 हुए थे। अब ये क्या सोच रहा है? आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के समय तक मैं पहुंच जाऊंगा घर। आई थॉट, मैंने सोचा, अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट। देखिए, बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट, इंग्लिश ब्रेकफास्ट क्यों बोला? इंग्लैंड के लोग जिस तरह का खाना खाते हैं, उस भोजन को डिस्क्राइब करने के लिए, उस नाश्ते को डिस्क्राइब करने के लिए इंग्लिश ब्रेकफास्ट शब्द यूज़ किया। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, यानी कि वो कहता है कि मैं मन भर के आज तो अंग्रेज़ी खाना खाऊंगा, अपने घर का खाना। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल। सब कुछ ठीक चल रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। एक बड़ी आसान सी उड़ान थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स। देखिए, वो फ्रांस से आया था, इंग्लैंड जा रहा है और फ्रांस की राजधानी पेरिस। अब वो बता रहा है कि पेरिस से मैं 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ। यानी कि पेरिस अब मुझसे 150 किलोमीटर पीछे है। और तभी मैंने अचानक क्या देखा? मैंने देखे बादल, स्टॉर्म क्लाउड्स, तूफानी बादल। दे वर ह्यूज। ह्यूज मैंने विशाल, बहुत बड़े बादल थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स। वो बिल्कुल काले पहाड़ जैसे लग रहे थे। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, जो आसमान के बीचों बीच मेरे सामने खड़े थे। आई न्यू, मैं जानता था, आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, कि मैं उनके ऊपर से जहाज नहीं ले जा सकता था।
एंड आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल, इनफ मीन्स काफ़ी, पर्याप्त, और मेरे पास इतना ईंधन भी नहीं था, इतना पर्याप्त ईंधन भी नहीं था टू फ्लाई अराउंड देम, कि मैं उनके चक्कर काट के निकल जाऊं, नॉर्थ या साउथ से, उत्तर या दक्षिण से, मैं दूसरी साइड से चक्कर, यानी कि ना तो मैं साइड से जा सकता हूं और ना ही मैं उन बादलों के ऊपर से जा सकता हूं, मेरे पास इतना ईंधन यानी कि फ्यूल नहीं था। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस। अब जहाज के सामने आने वाले वो बादल बहुत बड़े थे जिन्हें पार करना अब इससे लग रहा था कि मेरे लिए मुश्किल है, इतने कम ईंधन के होते हुए। तो ये क्या सोचता है, आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, मुझे पेरिस वापस चला जाना चाहिए। आई थॉट, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं तो घर जाना भी चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, जो राइटर है, जो पायलट है, वो अपने घर के उस ब्रेकफास्ट को मिस कर रहा है, कह रहा है कि मुझे तो वो खाना खाना था जो ब्रेकफास्ट में मिलने वाला था। अभी उसी को सोचते हुए इसने मन ही मन एक फैसला लिया, और वो क्या कहता है, आई विल टेक द रिस्क, मैं जोखिम उठाऊंगा, मैं खतरा उठाऊंगा। आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और मैंने अपना वो ओल्ड डकोटा उन तूफानी बादलों के बीच के अंदर कर लिया, यानी कि उस तूफानी बादलों के अंदर घुसा दिया। इनसाइड द क्लाउड्स, अब उन बादलों के बीच, उन बादलों के अंदर, एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, हर चीज बिल्कुल काली पड़ गई, सब कुछ अंधेरा, घना अंधेरा। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, जहाज के बाहर कुछ भी देख पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल था, नामुमकिन था, असंभव था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था उसे जहाज से बाहर। द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, और वो जहाज, उसका ओल्ड डकोटा, वो पुराना जहाज, उस तूफान के अंदर, तूफान के बीच में फंस के जंप्ड एंड ट्विस्टेड, वो लड़खड़ाने लगा। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने दिशा सूचक यंत्र की तरफ देखा कि कहीं मैं गलत दिशा की तरफ ना पहुंच जाऊं। तो क्या हुआ, आई कुडंट बिलीव माई आईज, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। क्या देखा, द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, कि मेरी जो दिशा सूचक यंत्र है वो गोल गोल घूमे जा रही है, वो एक जगह पे स्थिर ही नहीं हो रही है, रुक ही नहीं रही। इट वॉज डेड, डेड का मतलब मर गई, मर गई मीन्स खराब हो गई, कि उसका दिशा सूचक यंत्र खराब हो गया। इट वुड नॉट वर्क, ये काम ही नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड, इंस्ट्रूमेंट्स साधन, उपकरण, यंत्र। अब जहाज में जो उसके दूसरे मशीनें थी, दूसरे उपकरण, यंत्र थे, वो भी सडनली, अचानक से डेड, वो भी खराब हो गई। आई ट्राइड द रेडियो, अब मैंने सोचा कि अब तो एक ही रास्ता बचा है, मैं रेडियो से फिर से कंट्रोल रूम से बात करता हूं, और मैंने कॉल की, पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? देयर वॉज नो आंसर, कोई जवाब नहीं आया उधर से। द रेडियो वॉज डेड टू, यानी कि मेरे जहाज का रेडियो भी खराब हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। अब ना तो मेरे पास रेडियो था, न दिशा सूचक यंत्र था, और अब मुझे ये भी नहीं पता था, ये भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा था कि मैं इन बादलों के बीच कहाँ फंसा हूँ, किस जगह पे हूँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, तो मैं उन तूफानी बादलों में खो गया था, गुम हो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, तभी उन काले बादलों में, क्वाइट बिल्कुल मेरे नज़दीक, आई सा अनदर एरोप्लेन, मुझे एक और जहाज दिखाई दिया। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, विंग्स मीन्स पंख, तो लेकिन उस जहाज के पंखों पर कोई लाइट नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, अब लाइट न होने के बावजूद भी मैं इसे बिल्कुल मेरे जहाज के पास उड़ते हुए देख सकता था उसी तूफान में। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैंने पायलट के चेहरे को देखा, टर्न्ड टूवर्ड्स मी, टूवर्ड्स की तरफ, जो मेरी तरफ मुड़ा हुआ था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन,
और उन काले बादलों में, उन तूफ़ानी बादलों में, उन गहरे बादलों में, जहाँ मैं बिल्कुल अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था, एक दूसरे इंसान को देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं अकेला नहीं हूँ। ये बिल्कुल वैसा ही हो जाता है ना, जब हम किसी मुसीबत में होते हैं और हमें वहाँ कोई दूसरा इंसान मिले तो बड़ा दिल को तसल्ली मिलती है, सुकून मिलता है। He lifted one hand and waved. तो उस दूसरे जहाज के पायलट ने अपना हाथ उठाया एंड वेव्ड, और हिलाया, जैसे मेरी तरफ एक इशारा किया, फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। फॉलो मीन्स पीछा करना, अनुसरण करना, मेरे पीछे आओ। ही वॉज सेइंग फॉलो मी, उसने कहा मेरे पीछे आओ। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने मन ही मन सोचा, अरे वाह, इसे तो पता है कि मैं गुम हो गया हूं। ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, ये तो मेरी मदद कर रहा है। He turned his aeroplane slowly to the north. उस दूसरे जहाज के पायलट ने धीरे से अपना जहाज उत्तर की दिशा की तरफ मोड़ लिया। In front of my Dakota, मेरे डकोटा के बिल्कुल सामने। So that it would be easier for me to follow him, ताकि मेरे लिए उस जहाज का पीछा करना, उस जहाज के पीछे चलना आसान हो जाए। I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. और मैं बड़ा खुश था उस जहाज के पीछे जाकर। देखिए, स्ट्रेंज एरोप्लेन, स्ट्रेंज क्यों कहा? क्योंकि घने काले तूफानी बादलों में अचानक से ये जहाज कहीं से प्रकट हो गया, और तो और उस जहाज के पंखों के ऊपर कोई लाइट्स भी नहीं थी, इसीलिए राइटर इसे स्ट्रेंज एरोप्लेन कह रहा है। I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. तो बिल्कुल एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह मैं उस जहाज के पीछे पीछे चल दिया। After half an hour, लगभग आधे घंटे बाद the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. आधे घंटे बाद भी वो जहाज उन्हीं बादलों में मेरे सामने था, यानी कि पायलट को इस काले जहाज का पीछा करते हुए आधा घंटा बीत चुका था। आधा घंटे से वो उन्हीं तूफानी काले बादलों में घूम रहे थे। नाउ देयर वॉज ओनली एनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर। लेकिन अब मेरे जहाज में ओल्ड डकोटा के जो फ्यूल टैंक में अब सिर्फ इतना ही ईंधन बचा था कि मैं सिर्फ 5 या 10 मिनट ज़्यादा ही उड़ सकता था। 10 मिनट से ज़्यादा नहीं, 5 या 10 मिनट ही उड़ सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन्ड अगेन। मैं एक बार फिर से डर गया कि हम तो उड़े ही जा रहे हैं इन अंधेरे काले बादलों में, और अब तो जहाज़ का ईंधन भी ख़त्म होने वाला है। बस इतना ही बचा है कि 5 या 10 मिनट ही उड़ पाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि ईंधन ही ख़त्म हो जाए और कोई प्रॉब्लम आए। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन। लेकिन तभी क्या हुआ कि सामने वाला जो जहाज था, जिसके पीछे पायलट ने अपना जहाज लगाया था, वो नीचे की तरफ उतरने लगा। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैंने उस तूफानी बादल में, उस तूफान में उसका पीछा किया। इट मीन्स मैं तो उसके पीछे जा ही रहा था। सडनली, अचानक से क्या हुआ, आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, मैं उन बादलों से बाहर निकल आया। एंड saw 2 long straight lines of lights in front of me, और मुझे मेरे सामने लाइट्स, प्रकाश की 2 लंबी कतारें, 2 लंबी लाइंस देखने को मिली। अब ये क्या थी? इट वॉज ए रनवे। बिल्कुल, ये तो रनवे था। रनवे मीन्स हवाई पट्टी, जहाँ से जहाज पूरी तरह तेज दौड़कर आसमान में उड़ान भरता है, वही रनवे, वही हवाई पट्टी। एन एयरपोर्ट। अब ये बड़ा खुश हुआ कि मैं तो एयरपोर्ट पे पहुंच गया, बच गई जान। आई वॉज सेफ, मैं बच गया, मैं सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। अब मैंने अपने उस दोस्त को देखने के लिए अपनी गर्दन घुमाई कि मैं देखूं वो है कहाँ, जिसने मुझे बचाया, जिसने मुझे इस तूफान से निकाला। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन वो तो कोई था ही नहीं। आसमान तो बिल्कुल साफ था, बिल्कुल खाली।
देयर वॉज नथिंग देयर, कुछ भी नहीं था आसमान में। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, वो काला जहाज जा चुका था। आई कुडेंट सी इट एनीवेयर, मुझे वो कहीं भी दिखाई नहीं दिया। एनीवेयर, कहीं भी नहीं दिखाई दिया। आई लैंडेड, तो मैं नीचे उतरा, अपने जहाज़ को मैंने लैंड किया। एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर, और अपने जहाज़ से उतरकर मैं कंट्रोल टावर में गया। कंट्रोल टावर, जहाँ वो कंट्रोल रूम होता है, जहाँ से वो सारी की सारी न्यूज़ या फिर यूँ कहें कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं वहीं से मिलती थी। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर, तो मैं अंदर गया और मैंने कंट्रोल सेंटर में एक औरत से पूछा वेयर आई वाज, जो वहाँ ड्यूटी दे रही थी उस कंट्रोल रूम में, उस कंट्रोल सेंटर में। मैंने उससे पूछा कि वेयर आई वाज, कि मैं किस जगह पे हूँ, कि मैं किस लोकेशन पे हूँ। एंड हु द अदर पायलट वाज, और कौन था वो दूसरा पायलट जिसने मेरी जान बचाई। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, कि मुझे उसे थैंक यू बोलना है। जैसे ही मैंने ये बात कही, शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, उसने बड़े अजीब ढंग से स्ट्रेंजली मेरी तरफ देखा एंड देन लाफ्ड, और हंसने लगी। अनदर एरोप्लेन, कोई दूसरा जहाज, अप देयर इन दिस स्टॉर्म, इस तूफान में। नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टुनाइट, आज की रात इस आसमान में कोई दूसरा जहाज नहीं उड़ान भर रहा था। योर वॉज द ओनली वन, सिर्फ आपका ही जहाज था। आई कुड सी ऑन द राडार। बेटे, राडार क्या होता है? राडार वो मशीन होती है जिससे जहाज़ों की आवाजाही का पता चलता है कि किस जगह पर कौन सा जहाज़ उड़ रहा है, किस सीमा में कौन सा जहाज़ प्रवेश कर रहा है, तो वो राडार होता है। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली, तो वो कौन था जिसने बिल्कुल सुरक्षित ढंग से वहाँ पहुँचने में मेरी मदद की। विदाउट ए कंपास और ए रेडियो, ना मेरे पास कंपास थी, ना मेरे पास रेडियो थी। एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, यहाँ तक कि मेरे जहाज़ के टैंक में और ईंधन भी नहीं था। राइटर बड़ा परेशान है, पायलट बड़ा हैरान है कि आखिर उसकी मदद करने वाला था कौन। Who was the pilot on the strange black aeroplane? कौन था वो उस अजीब काले हवाई जहाज़ का पायलट, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट, जो उस जहाज़ को उड़ा रहा था उस तूफान में, जिस जहाज़ के पंखों पर कोई लाइट्स भी नहीं थी। तो प्यारे बच्चों, ये कहानी इस रहस्यात्मक मोड़ पर आकर ख़त्म हो जाती है जिसमें हमें ये नहीं पता चलता कि आखिर वो पायलट था कौन। तो बड़ी दिलचस्प कहानी है, आपको समझ आई होगी। अब हम मिलेंगे अपने अगले लेसन में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे।